दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंडपा ज़ियान, ग्रैनी सी और साथ ही साथ किन्मो यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए उसकी विलेज आए हुए थे, जहाँ उन्हें जानने को मिलता है कि सुलेश की ट्री के पीछे एक स्नेक डीमन है जो कि यहाँ के बच्चों की सोल खाता था। इसी वजह से यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे सारे के सारे मरे हुए होते थे। ये बात जब यहाँ किन्मो को मालूम होती है तो वो फौरन ही अपनी किलिंग नाइफ का इस्तेमाल करके जंप करते उस स्नेक डीमन का गला काट देता है। ऐसा करने की वजह से अब यहाँ इस विलेज में पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल भी मुर्दा नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ग्रैनी सी से किन्मो को मालूम हुआ कि ये स्नेक डीमन यहाँ पर खुद नहीं आया, जरूर कोई ना कोई डिमोनिक कल्टीवेटर से यहाँ पर लाया होगा। जिस डिमोनिक कल्टीवेटर से रात को इनकी मुलाकात हो भी जाती है क्योंकि उसने रात के अंधेरे में इन लोगों पर हमला कर दिया था। लेकिन किन्मो कैसे तैसे अपने मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करते उसे यहाँ से भगा चुका, जिसके बाहर वहाँ से जान बचाते हुए मुलाकात ग्रैंडपा ज़ियान से हो गई और ग्रैंडपा ज़ियान अंधा होने के बावजूद भी उसकी जान ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ही ये लोग वापस से अपनी डिसेबल विलेज रवाना हो गए थे, जिनके जाने के बाद डिमोनिक साइड के दो एल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँच जाते हैं और उन्हें उसी विलेजर की मदद से मालूम हो चुका था कि ग्रैनी सी इस वक्त डिसेबल विलेज में मौजूद है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम डिमोनिक साइड के उन्हीं दो एल्डर्स को देख पा रहे थे, जिनमें से एक एल्डर ने तो मास्क पहना हुआ था और दूसरे ने अभी तक कोई भी मास्क नहीं पहना, और जिसने मास्क नहीं पहना वो एक लॉ इन्फोर्सर है, यानी कि उसका ये काम होगा कि अगर किसी ने भी रूल्स को तोड़ा हो तो ये उसे पनिश करे। यहाँ ये दोनों एल्डर उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, इवन कि उसने डिमोनिक कल्टीवेटर की ग्रेव के बारे में भी पूछ लिया था, वही डिमोनिक कल्टीवेटर जिसकी ग्रैंडपा ज़ियान ने जान ले ली थी। यहाँ पर आते ही वो लोग उससे उसकी कब्र से बाहर निकालते हैं, जहाँ इन दोनों ही एल्डर्स को देखने को मिलता है कि ये तो हमारा ही हॉल मास्टर मो है जो कि कुछ अर्से पहले गायब हो गया था। साथ ही साथ ये लोग मास्टर मो की सारी मेमोरीज भी चेक करते हैं, जहाँ पर इन लोगों को ग्रैंडपा ज़ियान और साथ ही साथ ग्रैनी सी भी देखने को मिली और अपने लीडर की वाइफ को देखकर तो ये लोग शौकी हो गए थे। अब सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि मास्टर मो ने यहाँ पर क्या कुछ कारनामे किए। उसने एक डिमोनिक स्नेक को यहाँ पर प्लांट किया और साथ ही साथ बच्चों की सोल को एब्जॉर्ब करते हुए खुद की कल्टीवेशन बढ़ाई, जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए भी एक जुर्म था। इसीलिए लाइन फोर्सर यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते उसकी बॉडी और उसकी सोल दोनों को जला देते हैं ताकि ये दोबारा कभी रीइंकार्नेट भी ना हो सके। यही उसकी पनिशमेंट थी। जो सब करने के बाद ये दोनों ही एल्डर डिसेबल विलेज की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डिसेबल विलेज पर आ गया, जहाँ ग्रैनी सी किन्मो को आवाज देते हुए कहती है कि किन्मो जल्दी उठो, तुम्हारे चिकन ड्रैगन ने अंडा दिया है, जाकर उस अंडे को कलेक्ट कर लो। जो सुनकर तो किन्मो भी दूसरी तरफ नींद से उठते हुए काफी ज्यादा खुश हो गया और वो फौरन यहाँ चिकन हाउस की तरफ जाता है ताकि वो उस अंडे को कलेक्ट कर सके। जहाँ पहुँचते जब किन्मो ने अपने सामने मौजूद उस अंडे को देखा तो वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि वाह, ये अंडा कितना बड़ा है, ये तो कमाल हो गया, उस ड्रैगन चिकन को लाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये सब कहते हुए जब किन्मो ने उस अंडे को उठाने की कोशिश करी तो तभी अचानक उसके पीछे वही खूंखार ड्रैगन चिकन आ जाती है, जिससे किन्मो को अपना अंडा चोरी करने के जुर्म में काफी बुरी तरीके से और साथ ही साथ फनी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो की उसने ऐसी धुलाई कर दी थी कि किन्मो बेचारा खुद भी यही सोच रहा होगा कि पता नहीं इस एनिमे का हीरो मैं हूँ या फिर ये। ग्रैंडपा बुचर भी यहाँ पर किन्मो का तंदूरी चिकन बनता हुआ देखकर उस पर हंसते हुए कहता है कि किन्मो तुम तो सिर्फ एक चिकन को भी नहीं हरा पा रहे, फिर तुम आखिर फ्यूचर में और क्या ही कारनामा करोगे। जो सुनकर किन्मो को भी जोश चढ़ गया और वो फौरन से खड़ा होते हुए कहता है कि आज की इस बेइज्जती को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा और मैं ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोई ना कोई अच्छी टेक्निक सीखकर ही वापस आऊंगा ताकि आज नहीं तो कल मैं इस ड्रैगन चिकन से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर इसे तंदूरी चिकन बना दूं। दूसरी तरफ किन्मो को यू विलेज से बाहर जाता हुआ देखकर तो ग्रैनी सी को भी उसके लिए फिक्र हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्मो पर आ गया था, जहाँ किन्मो चलते चलते विलेज से काफी ज्यादा दूर आ चुका है। अचानक ही किन्मो ने महसूस किया कि शायद उसे कोई फॉलो कर रहा है और उसे ये भी मालूम था कि उसे कौन फॉलो कर रहा होगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी सी ही है, जो कि हिरन का रूप बदलकर यहाँ किन्मो को फॉलो कर रही थी। इसलिए किन्मो भी उसे सामने लाने के लिए ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो किसी खड्डे में गिर चुका हो। ग्रैनी सी जब ये आवाज सुनती है तो वो परेशान होकर फौरन से किन्मो की तरफ भागने लगी। तभी अचानक किन्मो फौरन से सामने आकर उसे कहता है कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहती है कि लो, अब इस बदमाश को ये भी मालूम हो गया कि मेरी फिक्रमंदी का फायदा कैसे उठाना है। जिस पर किन्मो ने जवाब देते हुए कहता है कि ग्रैनी सी आप कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप वापस जाइए विलेज, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। जो कहने के बाद किन्मो वहाँ से बिजली की तीसी के साथ आगे की तरफ भागने लगा। यहाँ पर भागते भागते किन्मो एक तालाब के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ सफर को एंजॉय करते करते अचानक से किन्मो की नजर वहाँ पर मौजूद एक भैंसे पर पड़ गई थी, जो कि पानी पी रहा है। किन्मो उस भैंसे को देखकर फौरन से उसके पास आकर कहता है कि ग्रैनी सी, मैंने आपसे कहा ना कि आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन सामने की तरफ उस भैंसे को तो शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो फौरन अपने सींग लंबे करते हुए यहाँ किन्मो के पीछे पड़ गया। जो देखकर दूसरी तरफ किन्मो भी अपनी जान बचाकर भागते हुए कहता है कि क्या मतलब, क्या ये ग्रैनी सी नहीं है, कहीं मैंने किसी असली बीस्ट को तो परेशान नहीं कर दिया। लेकिन इसी तरह भागते भागते अचानक से किन्मो ने अपने नाइफ बाहर निकाल लिए। वो कहता है कि ठीक है, अगर ये ग्रैनी सी नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। असल में ये भी किन्मो की
थी, क्योंकि वो ऐसा कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी सी ही है जो कि किन्मू पर हमला नहीं करना चाहती और ना वो खुद को चोट पहुंचाना चाहती है। इसलिए वो फौरन से अपना रास्ता बदलकर वहाँ से भागने लगी, जो देखकर किन्मू भी पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि ग्रैनी सी अब इसके बाद सीधा सीधा विलेज जाना, मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको कह दिया ना। यहाँ पर जब किन्मू और ग्रैनी सी इसी तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे तो पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर डिसेबल विलेज पर आ जाता है, जहाँ डिमोनिक साइड के वही दोनों एल्डर्स पहुंच गए थे। उनमें से एक एल्डर बाहर की तरफ रुककर आवाज देते हुए कहता है कि मैं डिमोनिक साइड का ला एनफोर्सर और एल्डर हूँ, जो कि अपने सेट लीडर की बीवी से मिलना चाहता है। ये बात सुनकर तो यहाँ विलेज चीफ और साथ ही साथ वाइस चीफ दोनों बाहर की तरफ आ गए, जहाँ बाहर आते हुए विलेज चीफ कह रहा था कि यहाँ पर किसी की भी कोई लीडर की बीवी मौजूद नहीं, ये है हमारा डिसेबल विलेज, जिसे एक बार जो भी ज्वाइन कर ले उसका बाहर की दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन तभी अचानक वहाँ मास्क वाला एल्डर विलेज चीफ की तरफ देखकर कहता है कि इतने सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या सच में तुम बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहते? हमारी जनरेशन के ऑलरेडी कई सारे लोग बूढ़े होकर मर चुके हैं, हम लोगों के पास भी ज्यादा समय नहीं, लेकिन मुझे किसी भी हाल में ग्रैनी सी से मिलना है जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं जो भी हूँ वो ग्रैनी सी की वजह से हूँ, उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया था और साथ ही साथ ग्रैनी सी को 40 साल पहले एक काम की मुझे एक्सप्लेनेशन भी देनी है, इसलिए मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बात सुनकर वाइस चीफ उन्हें बताता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त ग्रैनी सी विलेज में मौजूद नहीं, वो बाहर किसी काम से गई हुई है, जो काम असल में कुछ और नहीं बल्कि किन्नू पर नजर रखनी थी ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस वक्त भी हम देखते हैं कि ग्रैनी सी एक उड़ने वाले फ्लाइंग बीस्ट में कन्वर्ट होकर यहाँ किन्नू पर नजर रख रही थी, जहाँ किन्नू ने आवाज देते हुए कहता है कि ग्रैनी सी पता नहीं आप कब मेरी बात समझोगी, लेकिन ग्रैनी सी उसका उल्टा मजाक बनाते उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो तो उड़ सकती थी और किन्नू उड़ नहीं सकता। ये बात किन्नू को गुस्सा दिला देती है, इसलिए किन्नू फैसला करता है कि अब वो जमीन पर भागने के बजाय हवा में उड़ने की कोशिश करेगा। उसने खुद ग्रैंडपा क्यूसी को हवा में भागता हुआ देखा था, लेकिन यहाँ किन्नू ने जैसे एक ऊंची जगह से हवा में कदम रखने की कोशिश करी तो वो फौरन से नीचे गिर गया, जो देखकर किन्नू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कदम रखे तो रखे किस पर, क्योंकि बेशक वो अपनी बॉडी का वेट तो हल्का कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक मामूली से पत्ते पर भी कदम रखकर भाग जाए, लेकिन फिर भी उसे भागने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। जो सब सोचते हुए अचानक से उसे अपने सामने हवा का एक झोंका दिखाई दिया, जिस हवा के झोंके का इस्तेमाल करते वहाँ पर मुझे छोटे छोटे बीज में उड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर किन्नू के दिमाग में आइडिया आया और वो इस पहेली का जवाब समझ जाता है कि हवा में उड़ने के लिए मुझे असल में हवा के झोंके की जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद हम देखते हैं कि किन्नू ने बिल्कुल ऐसे कहना शुरू कर दिया, जहाँ हवा के झोंके पर ही किन्नू कदम रखकर काफी ज्यादा तेजी से भागने लगा। ये सब करते हुए किन्नू को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो उड़ते हुए फौरन से ग्रैनी सी के पास भी आकर कहता है कि लो ग्रैनी सी, मैं आपसे भी ज्यादा अच्छे से उड़ सकता हूँ, अब आप वापस चली जाइए, मैं वापस खुद ही आ जाऊंगा। क्योंकि किन्नू गॉड्स लाइक टेक्निक और साथ ही साथ उड़ने दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा था, इसलिए वो हवा में काफी तेजी से गायब हो जाता है, जिस पर ग्रैनी सी भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी और वो उड़ते हुए परेशान होकर कह रही थी कि पता नहीं अब वो बदमाश अचानक से कहाँ पर गायब हो गया। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो दो एल्डर जो कि डिसेबल विलेज के बाहर ग्रैनी सी का इंतजार कर रहे थे, वो विलेज चीफ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोगों ने पिछले 40 साल से इंतजार किया है, तो आज की रात भी हम लोग इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम लोग इस विलेज के बाहर ही रुकने वाले हैं। और ये सुनते ही हम देखते हैं कि लाइन फोर्सर और एल्डर ने अपने बाकी के क्लैन मेंबर्स को भी यहाँ बुलवाने के लिए मैसेज भिजवा दिया था। जो मैसेज मिलते ही हम देखते हैं कि डिमोनिक सेट के कई बड़े बड़े एयरशिप उसी डिसेबल विलेज की तरफ रवाना हो गए। ये शिप किसी बड़ी आर्मी की तरह लग रहे थे और आर्मी हमेशा जंग के लिए बुलाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों एल्डर्स के इरादे बिल्कुल भी नेक होंगे। इवन कि हम देखते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े जायंट्स को भी सबडू किया हुआ था, जो कि यहाँ गॉड स्टैचूज को उठाकर उनके साथ लेकर जा रहे थे ताकि डार्कनेस में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इन शिप्स के यहाँ डिसेबल विलेज के बाहर पहुंचने पर वो मास्क वाला एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों ने कई अरसे से अपनी लीडर की वाइफ का इंतजार किया, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस हलचल को देखते हुए यहाँ पर डिसेबल विलेज के बाकी के सारे एल्डर्स भी विलेज के बाहर आ चुके थे। ग्रैंडपा क्यूसी ये सब देखकर कहता है कि वैसे वो बूढ़ी ग्रैनी सी है कहाँ पर, जिसे ढूंढते ढूंढते उसका पूरा की पूरा सेट यहाँ हमारे दरवाजे के बाहर आ गया, लेकिन वो कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही। इनकी यादें कभी नहीं जाने वाली, जब भी मुसीबत का टाइम होता है हमेशा इनको मजाक सूझता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्नू पर आ जाता है, जो कि ग्रैंडपा क्यूसी की ही उसी फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हवा के झोंकों पर उड़ते हुए मजे कर रहा था। वो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि अगर मैं इन हवा के झोंकों पर बैठ भी जाऊँ तो ये मुझे खुद ट्रैवल करवाएंगे, ये कितनी मजेदार चीज है। लेकिन यहाँ पर किन्नू के साथ वही बात हुई, नजर हटी और दुर्घटना घटी। किन्नू ने जैसे अपनी नजरें हटाई, इसी वजह से फौरन उसके साथ एक हादसा होने लगा, जहाँ उड़ते उड़ते वो एक पत्ते के पास पहुँच जाता है, जिस पत्ते पर उसने एक व्हाइट फॉक्स को देखा। ये व्हाइट फॉक्स भी किन्नू को अचानक से देखकर घबरा चुकी थी और वो फौरन अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए किन्नू को खुद से दूर धकेल देती है, जिस पर किन्नू बेचारा तो खुद को संभाल नहीं पाता और चूंकि उसके पैरों के नीचे कोई भी हवा का झोंका नहीं था, वो तेजी के साथ नीचे की तरफ जाकर गिरने लगा। ये देखकर दूसरी तरफ वो व्हाइट फॉक्स अपने मैजिकल लीफ का इस्तेमाल करते फौरन से किन्नू को बचाने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ जब किन्नू ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को जिंदा पाकर काफी ज्यादा खुश था। तभी अचानक उसे पीछे से उस व्हाइट फॉक्स की आवाज सुनाई दी, जो कि इंसानों की तरह बात करते हुए
कह रही थी कि आखिर तुम ऊपर से नीचे क्यों गिर रहे थे? जवाब दो। दूसरी तरफ किन्मो तो इस क्यूट से व्हाइट फॉक्स को देखकर घबरा चुका था। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। इस पर व्हाइट फॉक्स उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने मैजिकल लीफ पर आराम से सो रही थी। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि कोई भागता हुआ मेरे साथ आकर टकरा जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी रूड हो गई और मैंने तुम्हें खुद से दूर धकेल दिया। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं था। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे भी माफ कर दो, मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे सामने की तरफ ध्यान नहीं था। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम आखिर विंड को कैसे कंट्रोल कर सकती हो, क्योंकि जहाँ तक किन्मो की बात थी तो वो तो सिर्फ हवा के झोंकों पर ही भाग सकता था। ये सुनकर दूसरी तरफ वो व्हाइट फॉक्स अपने पूंछ के अंदर से फौरन एक बुक बाहर निकाल लेती है, जिस बुक को लेकर वो किन्मो के हवाले करते हुए कह रही थी कि इसी बुक की पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने थोड़ी बहुत इस विंड कंट्रोलिंग टेक्निक को सीखा, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं इस बुक के अंदर मौजूद स्पेलों को पढ़ नहीं पा रही, और इसी वजह से मुझे उन पिक्चर्स को देखकर जितना समझ आया मैंने सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जहाँ पर मैं अपने तीनों पूंछों को पंखे की तरह जोर से घुमाते हुए एक पत्ते का इस्तेमाल करके हवा में उड़ सकती हूँ। लेकिन तुम तो कमाल के हो, क्योंकि तुम बिना किसी पत्ते के हवा पर ही भाग रहे थे। ये चीज मुझे पसंद आई। तुम ऑलरेडी टैलेंटेड हो, साथ ही साथ तुम्हें विंड कंट्रोलिंग भी थोड़ा बहुत आता है, तो क्यों ना तुम इस बुक को पढ़कर मुझे भी बताओ और मुझे भी सिखाओ कि ये टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ वो व्हाइट फॉक्स इतनी ज्यादा क्यूट तरीके से ये सब बोल रही थी कि किन्मो बेचारा उसे मना नहीं कर पाता, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये बुक तुम्हारे लिए पढ़कर सुनाता हूँ। जो कहती है किन्मो ने यहाँ पर उस बुक के स्पेल को पढ़कर उस व्हाइट फॉक्स को सुनाना शुरू कर दिए थे और उसके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। जो बुक पढ़ने और समझने के बाद किन्मो वापस से उस व्हाइट फॉक्स के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ वो व्हाइट फॉक्स भी यहाँ किन्मो का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस टेक्निक को और अच्छे से समझ पाई। वैसे मेरा नाम हुलिंगर है, तुम मुझे फेरी फॉक्स कहकर भी पुकार सकती हो, और क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी खुशी खुशी उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम किन्मो है और मैं डिसेबल विलेज से हूँ। वैसे फेरी फॉक्स, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ये एंशिएंट बुक कहाँ से मिली? मुझे भी ऐसी कुछ न्यू टेक्निक सीखनी है। असल में मेरे विलेज के अंदर एक ड्रैगन चिकन है जो कि हमेशा मुझे बुली करता रहता है, इसलिए मुझे उससे पीटना है ताकि मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। दूसरी तरफ फेरी फॉक्स यहाँ पर किन्मो की ये सारी बातें सुनकर उसे इशारा करते हुए बताती है कि ये तो मुझे उस एंशिएंट रून के अंदर से मिली थी। किन्मो फेरी फॉक्स का ये जवाब सुनकर उससे कहता है कि प्लीज तो मुझे भी उस एंशिएंट रून के अंदर ले जाओ ना, शायद वहाँ पर कोई और भी स्पेशल टेक्निक मौजूद हो। जिस पर फेरी फॉक्स घबराते हुए किन्मो को बताती है कि बेशक मैं तुम्हें उस एंशिएंट रून तक लेकर तो जा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बाहर तक ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि उस एंशिएंट रून के अंदर कुछ खतरनाक चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मैं वहाँ अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। ये कहती वो डर गई। जो सुनकर किन्मो से तसल्ली देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी चीज चोट नहीं पहुँचा पाएंगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। किन्मो की ये बात सुनकर तो उस फेरी फॉक्स को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो किन्मो को देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ किन्मो फेरी फॉक्स से कहता है कि चलो आप मुझे उस एंशिएंट रून के पास ले चलो। किन्मो की बात सुनकर वो फेरी फॉक्स भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जहाँ वो किन्मो को उस एंशिएंट रून के बाहर ले आई थी, जो कि किसी ड्रैगन की तरह दिख रहा था। साथ ही साथ किन्मो इस जगह का नाम पढ़ते हुए कहता है कि ये तो योंगजियान ड्रैगन पैलेस है, लेकिन किन्मो को याद था जब उसने मैप के अंदर इस प्लेस को देखा था तो ये प्लेस तो पानी के नीचे था, तो आखिर ये ऊपर कैसे मौजूद हो सकता है? पता नहीं इसकी क्या ही वजह होगी, लेकिन किन्मो फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हुए यहाँ फेरी फॉक्स के साथ धीरे धीरे उस एंशिएंट रून के अंदर की तरफ जाने लगा। जहाँ फेरी फॉक्स किन्मो से अंदर जाते हुए कह रही थी कि जरा संभल कर, क्योंकि इसके गहराई में कई सारे राज छुपे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि हम किसी मुसीबत में फंसे। और ये कहने के बाद फेरी फॉक्स किन्मो को लेकर उस एंशिएंट रून की गहराई की तरफ जाने लगी। जहाँ नीचे की तरफ जाते हुए दूसरी तरफ किन्मो भी चौकन्ना होकर चारों तरफ नजर रख रहा था और उसे वहाँ पर इंसानों के कई सारे स्केलेटन लटके हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भी ये एंशिएंट रून बहुत ही ज्यादा भूतिया वाइब दे रहा था। दूसरी तरफ किन्मो और फेरी फॉक्स यहाँ काफी देर से नीचे की तरफ जाते रहे। जहाँ नीचे की तरफ चलते हुए किन्मो अचानक फेरी फॉक्स से सवाल करते हुए पूछता है कि हम लोग तो काफी देर से चल रहे हैं, क्या अभी तक हम पहुँचे नहीं? जिस पर किन्मो को फेरी फॉक्स जवाब देते हुए कहती है कि बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अचानक से फेरी फॉक्स अपनी जगह पर रुक गई, जहाँ वो किन्मो से कहती है कि लो हम पहुँच गए। दूसरी तरफ किन्मो भी अचानक से उस खंडर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि किन्मो को ये जगह काफी ज्यादा वियर्ड लगी। ऊपर की तरफ तो पानी है, जिस पानी के अंदर कई सारे बड़े बड़ी मछलियाँ और चीजें तैर रही थी। अब किन्मो को सब कुछ समझ आने लगा कि असल में ये योंगजियान ड्रैगन पैलेस पानी के नीचे ही मौजूद है, जो पानी नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद मैजिकल पिलर्स उस पानी को हवा में लटकाए हुए थे और इस पैलेस की ओपनिंग उस पहाड़ पर थी, जिससे ये लोग अंदर की तरफ इंटर हुए थे। आज से पहले किन्मो ने पानी को इस तरह से हवा में तैरता हुआ और बिल्कुल भी नीचे ना गिरता हुआ कभी नहीं देखा था, इसलिए वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था। तभी अचानक सामने की तरफ फेरी फॉक्स किन्मो को आवाज देते हुए कहती है कि इधर आओ। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे वो एंशिएंट बुक मिली थी, जहाँ जाने पर किन्मो को अपने सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है, जिस पिक्चर में उसने देखा कि कई सारे इंसान और अलग अलग बीस्ट यहाँ मिलकर बैठते हुए खाना खा रहे थे। जो देखकर किन्मो मुस्कुराते हुए कहता है कि जरूर ये पुराने समय की एक पिक्चर होगी, तब इंसान और डिफरेंट रेस मिलकर रहा करते थे, बिल्कुल मेरे और मेरे जायंट एप टाइटन बीस्ट की तरह। यहाँ जब किन्मो ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक कुछ चमगादड़ तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर
ओर से गुजर गई, जिन्हें देखकर फेरी फॉक्स तो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और वो फौरन से किन्मू के पीछे आकर छुप गई। फेरी फॉक्स को अब डर लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ किन्मू अभी भी उस एंशिएंट टेंपल को पूरी तरीके से देख रहा है, जहाँ डिस्कवर करते करते ये लोग एक अजीब से दरवाजे के पास पहुँच गए थे, जिस दरवाजे के आर पार किन्मू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत ज्यादा फॉग मौजूद है और इस फॉग के अंदर से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी, जिन्हें सुनकर फेरी फॉक्स तो फौरन से किन्मू के पैर से चिपक गई। लेकिन किन्मू सोच रहा था कि पता नहीं आखिर ये आवाज किस चीज की होगी, जिस आवाज में दर्द सुनाई दे रहा था। किन्मू को लगता है कि शायद इस फॉग के पीछे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है, जिसे हमारी मदद चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि वो उस फॉग के अंदर जाने लगा। इवन कि फेरी फॉक्स तो किन्मू को अंदर जाने से मना कर रही थी कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर कुछ डरावना भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम किन्मू को देखते हैं जो कि फॉग के अंदर आने के बाद कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी गॉड आइज एक्टिवेट कर ली। जिन गॉड आई को ओपन करने के बाद वो समझ जाता है कि असल में वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि योंगजियान ड्रैगन क्वीन की है। ये सुनकर तो फेरी फॉक्स डरते हुए फौरन किन्मू के पैर से चिपक गई, लेकिन किन्मू से समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वो ड्रैगन क्वीन जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी है, अब तो सिर्फ यहाँ पर कंकाल पड़ा हुआ है। लेकिन उसके अंदर शायद अभी भी उसकी सोल रिमेनेंट बची होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास है। यकीनन वो मरते हुए काफी ज्यादा गमज़ारा थी, जिसकी वजह तो किन्मू को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर किन्मू को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा माँ ने उसे बताया था कि योंगजियान ड्रैगन के पास थंडर एलिमेंट की पावर होती है, और चूंकि ये ड्रैगन्स काफी ज्यादा यूनिक है, इसलिए इनकी थंडर भी काफी ज्यादा स्पेशल होगी। और चूंकि साथ ही साथ किन्मू के पास गॉड आइज है, तो वो किसी भी एलिमेंट को आसानी के साथ कॉपी कर सकता है, जैसे कि उसने पास में फायर एंड वाटर एलिमेंट को कॉपी किया था। अभी के टाइम में किन्मू ने ये सब सोचते हुए फौरन अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते उस योंगजियान ड्रैगन क्वीन को अच्छे से एनालाइज करना शुरू कर दिया, जहाँ वो उसके थंडर एलिमेंट को कॉपी कर लेता है। ये करते हुए किन्मू खुश होते हुए कहता है कि वाओ, मैंने अपने ओवरलोड बॉडी के लिए एक न्यू थंडर एट्रीब्यूशन एनर्जी एक्टिवेट कर ली। और जब किन्मू यहाँ ये सब कर ही रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से फेरी फॉक्स की आवाज सुनाई दी, जो कि किन्मू से कह रही थी कि ज़ॉम्बीज़। जो सुनकर किन्मू ने जब पीछे पलटकर देखा तो कई सारे डेडमैन्स धीरे-धीरे से किन्मू और फेरी फॉक्स को चारों तरफ से घेर रहे थे। क्योंकि इससे पहले कि यहाँ किन्मू और फेरी फॉक्स के पास आ पाते, किन्मू ने फौरन से अपने चीलों को स्टाफ को बाहर निकाल लिया, जिसकी मैजिकल पावर की वजह से हम देखते हैं कि कोई भी ज़ॉम्बी इन लोगों के पास नहीं आ पा रहा, क्योंकि इस मैजिकल स्टाफ में ये एबिलिटी थी कि ये इविल एनर्जी को अपने पास आने नहीं देता, और इसी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ किन्मू के पास नहीं आ पा रहे। जो करने के बाद किन्मू सोचने लगता है कि वैसे मुझे ये बात तो मालूम हो गई कि वो ड्रैगन क्वीन गमज़ारा थी, लेकिन आखिर वो गमज़ारा क्यों है, मुझे इस बात का पता लगाना है। जो सब सोचते हुए जब किन्मू उस ड्रैगन क्वीन के स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगा, तो उसे इसका रियल रीजन जानने को मिलता है। वो देख पा रहा था कि ड्रैगन क्वीन के स्केलेटन के अंदर एक क्रिस्टल है, जिस क्रिस्टल के अंदर एक और छोटा सा ड्रैगन बेबी कैद था, जबकि साथ ही साथ उस ड्रैगन बेबी के अंदर किसी ने तलवार गुंसाई हुई थी, और शायद इसी तकलीफ की वजह से ड्रैगन क्वीन मरने से पहले इतनी ज्यादा गमज़ारा थी। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।